हेलो स्टूडेंट्स, ये अकाउंट्स में हमारा 11th स्टैंडर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी करने के बाद ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चैप्टर का नाम देख सकते हो स्क्रीन पे, इसमें लिखा हुआ है अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड अजम्पशंस। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड अजम्पशंस मतलब क्या कि पूरी लाइफ टाइम की जो हमारी अकाउंटेंसी है वो कौन से कंसेप्ट्स और कौन से अजम्पशंस पे बेस्ड है। मतलब जो भी हम लोग एंट्री करते हैं, जो भी हम लोग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, उनके पीछे क्या कंसेप्ट है, क्या अजम्पशन है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पूरा आप इसको बोल सकते हो पूरे अकाउंटिंग सब्जेक्ट का ये थियरी बेस है कि अकाउंटिंग की हर एक एंट्री के पीछे, हर एक ट्रांजैक्शन के पीछे क्या रूल्स होते हैं। तो कुछ 10 या 12 कंसेप्ट हैं और किस टाइप का इसका क्वेश्चन आता है, किस टाइप से आपको इसको प्रेजेंट करना है, मैं सिंपल आपको बताऊं तो 1 to 10 स्टैंडर्ड में आप लोगों ने इंग्लिश में ग्रामर में एक टॉपिक सीखा होगा, फिगर्स ऑफ स्पीच। अब फिगर्स ऑफ स्पीच कैसे आता है? एक पोएम का एक स्टैंजा या पोएम का एक फ्रेज या पोएम का एक लाइन आपको एग्जाम में दिया हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्यों बता रहा हूँ फिगर्स ऑफ स्पीच, आपको पता चलेगा कि इस चैप्टर के क्वेश्चन कैसे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक बहुत फेमस पोएम है ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड, ऐसा पोएम का एक सेंटेंस आपको एग्जाम में आया, उसका अकाउंटिंग से बहुत लेना देना है। सुना ध्यान से। अब आपको एक ट्रांजेक्शन आया ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड, ऐसा एक ट्रांजेक्शन आया ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड। तो इसमें हम लोग मोस्टली कॉमनली फिगर्स ऑफ स्पीच जो यूज होते हैं ब्लो ब्लो, तो ब्लो ब्लो इज रिपीटेड। दाउ विंटर विंड मतलब द साउंड ऑफ डब्ल्यू इज रिपीटेड, मतलब एलिट्रेशन। अब आपको लगेगा सर ये फिगर्स ऑफ स्पीच का अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या लेना देना है। लेना देना ये है कि जैसे ग्रामर में आपको पोएम की एक लाइन या एक फ्रेज या एक स्टैंजा दिया हुआ होता है और आपको बताना होता है कि उसके पीछे कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच है, उसी तरीके से अकाउंटिंग में, अकाउंटेंसी में आपको एक ट्रांजैक्शन दिया हुआ होगा या एक रूल दिया हुआ होगा। तो आपको बताया हुआ होगा इस ट्रांजैक्शन या इस सेंटेंस के पीछे अकाउंट का कौन सा कंसेप्ट अप्लाई किया हुआ है। सेम जैसे इंग्लिश में फिगर्स ऑफ स्पीच होता है, वैसे अकाउंट में एक ट्रांजैक्शन आएगा, एक ट्रांजैक्शन या एक एंट्री आपको दी हुई होगी, आपको पूछेंगे बताओ कि इसके पीछे कंसेप्ट क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत सारे कंसेप्ट्स आपके क्लियर होंगे, सुनते जाना। अब हमारा पहला जो कंसेप्ट है वो है सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। सेपरेट एंट्री नहीं, यहाँ पे स्पेलिंग में मिस्टेक है, सेपरेट एंट्री नहीं, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। मैं चेंज कर देता हूं, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट बोलते हैं उसको। एक मिनट, हाँ मैंने करेक्शन कर दिया, इसको बोलते हैं सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। अब सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट मतलब क्या कि ओनर एक सेपरेट पर्सन है और बिजनेस एक सेपरेट पर्सन है। तो ये अकाउंटिंग व्यू पॉइंट जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, फ्रॉम अकाउंटिंग व्यू पॉइंट, फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ अकाउंटेंसी, ओनर एंड हिज बिजनेस आर कंसिडर्ड टू बी टू सेपरेट पर्सन्स। ओनर अलग इंसान है, बिजनेस अलग इंसान है। ये लाइन मैं बहुत बार नॉर्मली मेरे एक्सप्लेनेशन में रिपीट करता हूं। ये लाइन, ओनर एक अलग इंसान है, बिजनेस एक अलग इंसान है। अब एग्जांपल ले लेते हैं हमारे मुकेश भाई का और रिलायंस इंडस्ट्रीज का। मुकेश अंबानी जो है वो एक तरीके से, नॉट 100%, बट एक तरीके से रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक हैं। तो मुकेश अंबानी इज अ सेपरेट पर्सन एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज इज अ सेपरेट पर्सन। मुकेश अंबानी के होने या नहीं होने से रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो एग्जिस्टेंस है उस पर इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मुकेश अंबानी से पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज को संभालते थे धीरूभाई अंबानी। अब धीरूभाई अंबानी के जाने के बाद उनके दोनों बेटों ने संभाल लिया है रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो कंपनी है वो वैसी की वैसी है, वो और ज्यादा डेवलप हुई है। हाँ, अनिल अंबानी के केस में थोड़ी कंपनीज बंद हुई है, लेकिन मुकेश अंबानी के केस में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है। तो ये हमारे बिजनेस का, अकाउंट्स का कंसेप्ट होता है कि अकाउंटेंसी जो होती है वो बिजनेस की होती है। अकाउंट्स जो बनाते हैं वो बिजनेस के बनाते हैं, ओनर के नहीं। इसलिए ओनर्स में चेंज, owners or partners may come into the business, they may leave the business, but the business will continue. Business has got its own separate existence, separate from the owner. मान लो एक बिजनेस में 3 या 4 पार्टनर्स हैं। अब 3 पार्टनर्स हैं, मिस्टर एबीसी। उसने मिस्टर सी ने
पार्टनरशिप फॉर्म छोड़ दिया तो भी बिजनेस तो कंटिन्यू हो गई, ए और बी उसको कंटिन्यू करेंगे ही। अगर पहले जैसे फैमिली बिजनेस होता है जिसको हम लोग बीएस की लैंग्वेज में बोलते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में एक ओनर पहले बिजनेस कर रहा है, फिर कुछ साल के बाद उसका बेटा बिजनेस कर रहा है, लेकिन बिजनेस तो चल ही रहा है। तो बिजनेस का एग्जिस्टेंस अलग होता है, ओनर का एग्जिस्टेंस अलग होता है। ओनर्स में चेंज बट द बिजनेस विल कंटिन्यू, बिजनेस चलते ही रहेगा, बिजनेस का खुद का एक एग्जिस्टेंस है। तो जब भी आपको क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन कोई भी कैपिटल की, ड्राइंग्स की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स या एडिशनल कैपिटल की कोई भी ट्रांजैक्शन दी हुई हो, मान लो आपको एक ट्रांजैक्शन दिया हुआ है, ऐसा ट्रांजैक्शन एग्जाम में क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा कि व्हेन द ओनर ब्रिंग्स एनी पर्सनल प्रॉपर्टी इनटू द बिजनेस इट इज क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट। ऐसा ट्रांजैक्शन दिया हुआ होगा, व्हेन द ओनर ब्रिंग्स हिज एनी पर्सनल प्रॉपर्टी इनटू द बिजनेस इट इज क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे ध्यान रखो, यहाँ पे आपसे कोई ट्रू फॉल्स नहीं पूछ रहा है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। जो भी ट्रांजैक्शन आपको दिया हुआ है वो ट्रू तो है ही, जो भी ट्रांजैक्शन आप लोगों को दिया हुआ है वो ट्रांजैक्शन ट्रू ही है। आपको ट्रू फॉल्स नहीं बताना है, आपको ये बताना है ट्रू तो वो ट्रांजैक्शन है ही, आपको ये बताना है कि उसके पीछे का कंसेप्ट क्या है। तो अगर ओनर पैसे लेके आया अपने पर्सनल प्रॉपर्टी में से तो वो ओनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, कैपिटल बढ़ेगा। तो इसको हम बोलेंगे द कंसेप्ट फॉलोड हियर इज सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, ऐसे हम बोलेंगे। फिर इसका उल्टा कि इफ द ओनर विड्रॉज एनी प्रॉपर्टी फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज, बिजनेस में कुछ भी पैसे निकाले फॉर हिज पर्सनल यूज, देन दैट अमाउंट इज डेबिटेड टू ड्रॉइंग्स अकाउंट। जब भी ओनर कुछ पैसे बिजनेस में से निकालेगा तो ड्रॉइंग्स अकाउंट में डेबिट होगा। हाँ, ये ट्रू है, ड्रॉइंग्स अकाउंट में डेबिट होगा। क्यों? क्योंकि ओनर अलग इंसान है, जैसे मैंने बोला ओनर अलग इंसान है, बिजनेस अलग इंसान है। तो कैपिटल और ड्रॉइंग्स अकाउंट बनाने के पीछे कंसेप्ट यही होता है, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। ओनर का भी कैपिटल अकाउंट, ओनर का भी ड्रॉइंग्स अकाउंट अलग, क्योंकि ओनर आप अलग हो, बिजनेस अलग है, तो हम ओनर का भी अकाउंट बनाते हैं, इसलिए सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। सेपरेट एंटिटी मतलब आप बोल सकते हो एग्जिस्टेंस। द बिजनेस हैज गॉट इट्स ओन सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। सो ये कंसेप्ट हमेशा अकाउंट्स में फॉलो होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट मतलब बिजनेस का एग्जिस्टेंस अलग है। ओके, इन एग्जांपल्स में दे कोई भी ट्रांजैक्शन आपको दी हुई हो तो आप कंसेप्ट ये लिखना, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। हम इसको अकाउंटिंग एंटिटी कंसेप्ट भी बोलते हैं। ओके, सेकंड नंबर, अगर किसी एक और एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है पार्टनर्स लोन। अगर किसी पार्टनर ने, पार्टनर्स आर द ओनर्स ऑफ द बिजनेस, अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया है तो वो लोन का पैसा पार्टनर को कभी ना कभी वापस मिल जाएगा। तो पार्टनर के लोन का पैसा भी बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है। जैसे ओनर का कैपिटल भी लायबिलिटी होती है, उसी तरह पार्टनर का लोन भी लायबिलिटी होती है। तो पार्टनर के लोन के बारे में भी कुछ दिया हुआ है तो आप कंसेप्ट यही लिखोगे, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। मेरा लेक्चर खत्म हो जाए पूरा, कंप्लीट सुन लेना अच्छी तरह, बाद में ये सारे नोट्स लिख लेना। मैं ट्राई करूंगा इन नोट्स का पीडीएफ फाइल भी आपको भेज दूं। ओके, आगे इसके बाद जो सेकंड कंसेप्ट है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, ये बहुत इजी है। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट बहुत इजी है। देखो बेटा, बहुत सारी ऐसी हमारे लाइफ में डेटा होता है जो हम नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते, जैसे क्वालिटेटिव डेटा हम जिसको बोलते हैं। सुनना मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ। क्वालिटेटिव डेटा मतलब ब्यूटी, ऑनेस्टी, डांस, एक्टिंग, सिंगिंग। जैसे हम लोग कोई ऋतिक रोशन की या टाइगर श्रॉफ की मूवी देख के आए तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि आज ऋतिक रोशन ने 5 किलो डांस किया या टाइगर श्रॉफ ने 10 किलो स्टंट किए। दीज कैन नॉट बी मेजर्ड। आप इसको क्वांटिटेटिवली मेजर नहीं कर सकते हो कि 5 किलोग्राम डांस किया कि 10 किलोग्राम डांस किया। ये क्वालिटेटिव चीजें हैं, डांसिंग, एक्टिंग, सिंगिंग, ये सब क्वालिटेटिव है। ऑनेस्टी, ब्यूटी। अब अकाउंटेंसी में ये सब क्यों बता रहा हूँ, मनी मेजरमेंट में मैं क्यों सब बता रहा हूँ। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट को अगर आप धीरे धीरे बोल के देखोगे तो ओनली, इसका कंसेप्ट सुनना, ओनली दोज ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स which can be measured in terms of money. Only those transactions are recorded in accounts which can be measured in terms of money. मतलब हम सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस अकाउंट्स में लिखते हैं जिनको हम पैसों में काउंट कर सके,
which can be measured in terms of money. अब देखो, ये इसका explanation है. According to this concept, only those transactions are recorded in accounts which can be measured in terms of money. आप हजारों लाखों ट्रांजैक्शन सीखोगे अकाउंट में, ये आपकी अकाउंटेंसी की शुरुआत है, लेकिन आप कभी भी कोई ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं देखोगे जिसमें कोई मनी नहीं हो, जिसमें कोई अमाउंट ही नहीं हो, कोई रुपीज ही नहीं हो. बिना रुपीज के, बिना अमाउंट के कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती है. मतलब हर ट्रांजैक्शन अकाउंट्स में वही लिख सकते हैं, अकाउंट्स में हम वही ट्रांजैक्शन या एंट्री लिख सकते हैं जिसमें कोई ना कोई अमाउंट हो. बिना अमाउंट के ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती है. ओके, नेक्स्ट इज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट और कंटिन्यूटी कंसेप्ट. ये एक अजम्पशन है. हम लोग जब भी अकाउंट्स बनाते हैं, तो हम लोग ये अज्यूम करके अकाउंट्स बनाते हैं कि हमारा बिजनेस जो है वो इन द लॉन्ग रन कंटिन्यू होते रहेगा. हमारा बिजनेस जो है वो बंद नहीं हो जाएगा, हमारा बिजनेस चलते रहेगा, हमारा बिजनेस बंद नहीं होगा, बिजनेस हमारा चलते रहेगा. ऐसा हम अज्यूम करते हैं कि आवर बिजनेस विल नॉट बी क्लोज्ड इन नियर फ्यूचर, बिजनेस चलते रहेगा. तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूटी कंसेप्ट या गोइंग कंसर्न. मतलब द बिजनेस विल गो ऑन एंड ऑन, बिजनेस हमारा बंद नहीं होने वाला है. हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि हमारा बिजनेस बंद नहीं होने वाला है. ऑल द अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड विथ एन assumption that the business will not be closed in near future. ऐसा हमेशा अकाउंट्स में हर अकाउंटेंट अपने दिमाग में ये assumption रखता ही है कि बिजनेस बंद नहीं होगा. अच्छा, कभी आपको कोई ट्रांजैक्शन ऐसी दी हुई हो कि even if the information is given for the closure of the business, then also we should write going concern concept. मतलब अगर ऐसी कोई ट्रांजैक्शंस दी हुई है कि हमारा बिजनेस बंद होने वाला है और हमने एसेट्स को ये वैल्यू पे लिखा, लायबिलिटीज को ये वैल्यू पे लिखा, तो उसके भी उसमें आंसर में भी आप लोग गोइंग कंसर्न कंसेप्ट लिखोगे. वैसे रियल मीनिंग इसकी ये पहली दो लाइन है कि हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि बिजनेस जो है वो हमारा चलते रहेगा, बिजनेस बंद नहीं होगा. नेक्स्ट जो है वो है पीरियडिसिटी कंसेप्ट और अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट. जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे हिंट दिया हुआ है, पीरियड वर्ड विल बी गिवन. अब अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या है? दुनिया का कोई भी बिजनेस हो, 12 महीने के अंदर हर टाइप की क्लाइमेटिक सीजन, समर विंटर मॉनसून, और हर टाइप की बिजनेस सीजन, मतलब बूम पीरियड और रिसेशन पीरियड. बूम मतलब जिसको हम बोलते हैं हिंदी में तेजी का पीरियड, और रिसेशन मतलब हम जिसको बोलते हैं मंदी का पीरियड. तो अकाउंटिंग पीरियडिसिटी कंसेप्ट मतलब क्या कि हर बिजनेस को पूरी दुनिया में 12-12 महीने के ही अकाउंट्स बनाने. अकाउंट्स जो है वो 12-12 महीने में ही हर बिजनेसमैन को, हर कंपनी को चेक करना है कि आपका 12 महीने का प्रॉफिट कितना हुआ. हर 12 महीने के एंड में आपको चेक करना है कि आपके एसेट्स और लायबिलिटीज कितने हैं. तो 12 months इज जनरली टेकन एज द बेस पीरियड फॉर क्लोजिंग एंड बैलेंसिंग ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ऐसा भी एक ट्रांजेक्शन आता है कि 12 महीने का ही पीरियड लिया जाता है सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज और बैलेंस करने के लिए, प्रॉफिट चेक करने के लिए. तो पीरियडिसिटी कंसेप्ट में ये भी एक ट्रिक होती है कि जो भी पीरियडिसिटी कंसेप्ट का ट्रांजेक्शन होता है उसमें ज्यादातर पीरियड वर्ड उस ट्रांजेक्शन में कहीं ना कहीं पे दिया हुआ होता है. फिर all the expenses incurred of a particular, all the expenses and incomes of a particular period should be recorded in that period only. मतलब अभी जैसे ईयर चल रहा है 2020-21, अभी चल रहा है 2020-21, मतलब 1/4/20 से 31/3/21, 1/4/20 से 31/3/21 इस 12 महीने के जो एक्सपेंसेस हैं वो इन्हीं 12 महीने में लिखने चाहिए, और इन 12 महीने के जो इनकम्स हैं वो इन्हीं 12 महीने में लिखने चाहिए. अभी आप लोग बहुत यंग हो, 11th में, धीरे धीरे सब मैच्योरिटी वाले बातें पता चलेंगी कि मर्केंटाइल बेसिस अकाउंटिंग क्या होता है. इसके बाद वाले चैप्टर में आएगा मर्केंटाइल बेसिस अकाउंटिंग क्या होता है, कैश बेसिस अकाउंटिंग क्या होता है. तो वो इस कंसेप्ट से रिलेटेड है, मर्केंटाइल बेसिस और कैश बेसिस. कोई लोग अपने एक्सपेंसेस और इनकम्स तभी लिखते हैं, एक्सपेंसेस तभी लिखते हैं अपने अकाउंट्स में जब वो रियली एक्सपेंसेस कैश में पे करें, और कोई लोग इस तरीके से एक्सपेंसेस नहीं लिखते हैं. देखो, आप अगर एक्सपेंसेस तभी लिखते हो बिजनेस में जब एक्चुअली में आप कैश पे करो, तो इसको बोलेंगे कैश बेसिस, कि जिस दिन मैंने कैश पे किया उसी दिन मेरा एक्सपेंस हुआ. आप 11th में हो, अभी बहुत मैच्योरिटी आना बाकी है, कॉमर्स के अंदर एंटर होना बाकी है अच्छी तरह 100%. तो आप लोगों के 1 to 10 में दिमाग में यही होता है कि जब मैंने कैश पे किया तो ही मेरा खर्चा हुआ, जब मेरे पास कैश आया तो ही मेरा इनकम हुआ. अकाउंटिंग में ऐसा नहीं होता है. ये कैश आया कैश गया जो है, दिस इज कॉल्ड कैश बेसिस. अकाउंटिंग ऐसा नहीं होता है. अकाउंटिंग होता है मर्केंटाइल बेसिस पे.
मर्केंटाइल बेसिस मतलब मान लो कि आपने एक गोडाउन रेंट पे खरीदा नहीं, रेंट पे लिया। एक गोडाउन है, एक शॉप है या एक ऑफिस है या गोडाउन है जो आपने रेंट पे लिया। अब 12 मंथ्स तक आपने उस गोडाउन को यूज किया। उन 12 मंथ्स में से आपने 11 मंथ्स का रेंट जो है वो पे कर दिया। अब 1 महीने का आपको रेंट पे करना बाकी है। अब ये जो 1 महीने का रेंट पे करना बाकी है वो आपका एक्सपेंस करंट ईयर का ही है, भले आपने पे नहीं किया, चाहे आपने उसको पे नहीं किया है, आपने 11 मंथ्स का पे कर दिया, 1 महीने का रेंट पे करना बाकी है, तो वो 1 महीने का रेंट जो पे करना बाकी है वो एक्सपेंस करंट ईयर का ही है। उसको एक्सपेंस करंट ईयर का ही मानेंगे कि करंट ईयर का ही एक्सपेंस है। पे हम उसको नेक्स्ट ईयर करेंगे, लेकिन एक्सपेंस वो करंट ईयर का है। तो इसको बोलते हैं पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। मतलब जिस पीरियड का एक्सपेंस हो उसी पीरियड में लिखो, चाहे उसको पे किया हो या पे नहीं किया हो। तो इसको बोलते हैं पीरियोडिसिटी एक्सपेंस। उसी तरीके से जिस पीरियड का इनकम हो उसी पीरियड में रिकॉर्ड करो, चाहे वो रिसीव हुआ हो या नहीं हुआ हो। ओके, ये हुआ पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। इसके एग्जांपल्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, मैंने अभी अभी बताया कि रेंट हमको पे करना बाकी है। ये जो आउटस्टैंडिंग शब्द है इसको हिंदी में बोलते हैं बाकी, या इंग्लिश में बोलते हैं स्टिल टू बी रिसीव्ड और स्टिल टू बी पेड। कॉमर्स में अकाउंटिंग में बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग को सिनोनिम्स आप बोल सकते हो, स्टिल टू बी रिसीव्ड, स्टिल टू बी पेड, येट टू बी रिसीव्ड, येट टू बी पेड। हिंदी में बोलते हैं बाकी, या लेना बाकी या देना बाकी। तो आउटस्टैंडिंग को हिंदी में बोलते हैं बाकी। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब ऐसा खर्चा जो है करंट ईयर का लेकिन अभी हमको पे करना बाकी है। उसी तरीके से प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड अगर आप ब्रेक करके बोलोगे, जैसे बचपन से इंग्लिश सीखी है हम लोगों ने, प्रीपेड एक्सपेंस। प्री मतलब पहले से ही, पेड मतलब हमने पे कर दिया, एक्सपेंस मतलब आने वाले साल का। अब आने वाले साल का खर्चा, नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस हमने इसी साल में पे कर दिया, तो वो इस साल का खर्चा नहीं है, उसको इस साल में रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए, उसको नेक्स्ट ईयर में रिकॉर्ड करना चाहिए। चाहे हमने पे इस साल कर दिया लेकिन खर्चा कौन से साल का है, नेक्स्ट ईयर का, तो एक्सपेंस वो रिकॉर्ड होगा नेक्स्ट ईयर में। ठीक है, उसकी मैं ट्रांजेक्शन्स अभी एक्चुअल जब अकाउंटेंसी करेंगे तो कैसे उसको रिकॉर्ड करते हैं उसका स्पेशल तरीका होता है, वो धीरे धीरे अकाउंटेंसी में सिखाऊंगा आगे। इसके बाद है आउटस्टैंडिंग इनकम, मतलब ऐसी इनकम जो है इनकम करंट ईयर की पर अभी हमको रिसीव करना बाकी है। उसके बाद है प्री रिसीव्ड, यहाँ पे प्री पेड इनकम नहीं होता है, प्री रिसीव्ड इनकम होता है। यहाँ पे मेरी लिखने में गलती है, प्री रिसीव्ड इनकम आएगा। प्री रिसीव्ड इनकम मतलब आने वाले साल की इनकम हमको पहले से ही इसी साल में मिल गई, तो वो इनकम वो आने वाले साल की है, इस साल की नहीं है, तो उसको आने वाले साल में ही लिखेंगे, नेक्स्ट ईयर में ही लिखेंगे। तो पीरियोडिसिटी कंसेप्ट इन शॉर्ट, जिस अकाउंटिंग ईयर का एक्सपेंस है उसी अकाउंटिंग ईयर में लिखो, जिस अकाउंटिंग ईयर की इनकम है उसी अकाउंटिंग ईयर में लिखो, अकाउंटिंग ईयर को चेंज मत करो। आगे फिर नेक्स्ट फिफ्थ है डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट और डुअलिटी कंसेप्ट। ये तो बहुत इजी है, पूरा अकाउंटेंसी जो है वो बना हुआ है डेबिट क्रेडिट के ऊपर। लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। लेफ्ट इज डेबिट, राइट इज क्रेडिट। तो हर ट्रांजेक्शन में अकाउंटिंग में दो इफेक्ट होना कंपलसरी है, एक डेबिट एक क्रेडिट। तो डुअल, डुअल मतलब दो, एस्पेक्ट मतलब हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं। हमारे बिजनेस में, किसी भी ट्रांजेक्शन में हमारे बिजनेस में कुछ आता है तो कुछ जाता भी है, कोई चीज आती है तो कोई चीज पक्का जाती भी है। तो जो आता है उसको हम डेबिट करते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, और जो जाता है उसको हम क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होना कंपलसरी है, डेबिट क्रेडिट हर जगह पे इक्वल होना जरूरी है, तो इसको डुअलिटी कंसेप्ट भी बोलते हैं। अब अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री, अब नाम के अंदर ही मीनिंग है डबल एंट्री, डबल मतलब एक डेबिट इफेक्ट एक क्रेडिट इफेक्ट। अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम जो हम लोग लाइफ टाइम फॉलो करेंगे, डबल एंट्री सिस्टम, जब आप लोग कॉलेज में या एमबीए फाइनेंस में आओगे तब अकाउंटिंग की दूसरी ब्रांचेस देखोगे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, हाँ, फाइनेंस मैनेजमेंट, वो सब आपको एसवाई, टीवाई और एमबीए में आएगा। 11th और 12th और एफवाई में आपको डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम ही फॉलो करना है, 11th 12th और एफवाई में। ठीक है, तो अकाउंटिंग अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम, the amount debited to one or more accounts are equally credited to one or more accounts। मतलब कितने भी अकाउंट्स डेबिट हुए हों, कितने भी अकाउंट्स क्रेडिट हुए हों, डेबिट क्रेडिट का टोटल हमेशा सेम होना चाहिए।
इसको बोलते हैं डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। एग्जाम्पल, ट्रायल बैलेंस ऑलवेज टैलीज। अभी आप लोग को ट्रायल बैलेंस बनाने नहीं आता है, आया ही नहीं है, सम्स अभी तक इसके शुरू ही नहीं हुए प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, बट ट्रायल बैलेंस जब हम लोग करेंगे, ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होती है, उसमें डेबिट साइड और क्रेडिट साइड होती है। तो ट्रायल बैलेंस में डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल सेम होना चाहिए। उसी तरह बैलेंस शीट है तो अभी तक आपने देखी होगी, बैलेंस शीट में एक लायबिलिटी साइड होता है, एक एसेट साइड होता है। तो जो लायबिलिटी साइड का टोटल होता है उतना ही एसेट साइड का टोटल होना चाहिए। अब बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे आता है सी प्लस एल। सी प्लस एल मतलब सी फॉर कैपिटल, एल फॉर लायबिलिटीज, और एसेट साइड पे होता है ए। तो जितना लायबिलिटी साइड पे सी प्लस एल का टोटल हो उतना ही एसेट साइड पे ए का टोटल होना चाहिए। ए फॉर एसेट्स, एल फॉर लायबिलिटी, सी फॉर कैपिटल। कभी कभी सी की जगह पे ई लिखा हुआ होता है, ई मतलब इक्विटी, इक्विटी का मतलब भी कैपिटल ही होता है। तो इसको बैलेंस शीट इक्वेशन बोलते हैं या इसको अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं। इसके ऊपर भी आपको अलग से एक चैप्टर है इस बैलेंस शीट इक्वेशन के ऊपर, तो चिंता मत करो, हर चीज बहुत डिटेल में होने वाली है। फिलहाल अभी का जो टॉपिक है उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। अभी का टॉपिक ये है कि डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट मतलब क्या। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट मतलब अकाउंट्स में हर जगह पे डेबिट और क्रेडिट का टोटल सेम होना चाहिए। तो बैलेंस शीट इक्वेशन भी उसके ऊपर ही बनी हुई है कि डेबिट और क्रेडिट का टोटल सेम होना चाहिए। आगे इसके बाद ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। मैंने वाउचर वाला टॉपिक समझाया था। तो हर एक अकाउंट्स की जो ट्रांजैक्शन है, हर एक अकाउंट्स की जो ट्रांजैक्शन है, जो एंट्री है, हर एंट्री के पीछे कोई ना कोई वाउचर, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। तो ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट वही है कि ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन ऑफ अकाउंटेंसी शुड बी सपोर्टेड बाय सम काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। मतलब हर एंट्री के पीछे कोई ना कोई डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। जब कोई सीए आपके अकाउंट्स चेक करेगा तो वो यही चेक करेगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हैं कि नहीं, हर एक एंट्री के लिए डॉक्यूमेंट्स हैं कि नहीं। तो ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट मतलब एविडेंस, प्रूफ, वाउचर्स, डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो परचेज मेमो, मेमो मतलब बिल, परचेज इनवॉइस। आप परचेज करते हो गुड्स तो उसका बिल होना चाहिए, गुड्स सेल करते हो तो सेल का बिल होना चाहिए। लॉरी रिसिप्ट मतलब अगर आपने गुड्स ट्रांसपोर्ट में भेजे हैं तो आपके पास लॉरी रिसिप्ट होना चाहिए। डेबिट नोट मतलब अगर आपने परचेज रिटर्न किया है तो आपके पास डेबिट नोट होना चाहिए। अगर आपने सेल्स रिटर्न किया है तो आपके पास क्रेडिट नोट होना चाहिए। अगर आपने गुड्स कैश पे खरीदे हैं या कैश पे बेचे हैं तो कैश का मेमो मतलब कैश का बिल होना चाहिए। अगर आपने कोई एक्सपेंस पे किया है तो वो एक्सपेंस पे करने का आपके पास वाउचर होना चाहिए। अगर आपने बैंक में पैसे डिपॉजिट किए हैं तो आपके पास पे इन स्लिप का डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है। हर एक ट्रांजैक्शन के लिए, हर एक ट्रांजैक्शन के लिए एक डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। तो ये आपके अकाउंट्स को ट्रू माना जाएगा, सही माना जाएगा। काउंटर फॉइल क्या होता है? पुराने जमाने में जो चेक्स होते थे, चेक्स के दो पार्ट होते थे। बड़ा पार्ट हम चेक हमारे क्रेडिटर को देते हैं, चेक, वो बड़ा पार्ट चेक का हम अपने क्रेडिटर को देते थे। और चेक के बाजू में एक छोटा पोर्शन होता था, छोटा पार्ट होता था, उसको हम बोलते हैं काउंटर फॉइल। तो वो हमारे लिए होता है कि हमने कौन सा चेक कौन से आदमी को दिया, वो काउंटर फॉइल पे हम नोट करके लिखते थे। तो काउंटर फॉइल जो होता है चेक का ये एक छोटा सा पार्ट होता है। आजकल के जमाने में नहीं होता है, पुराने जमाने में होता था। ओके, कैश रिसिप्ट, कैश रिसिप्ट मतलब अगर हम लोगों को कहीं से कैश रिसीव हुआ है या हमने कैश पे किया है कहीं पे तो उसका एक रिसिप्ट हमारे पास होना जरूरी है। तो हर ट्रांजैक्शन का कोई ना कोई डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। इन डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी डॉक्यूमेंट आपको दिया हुआ हो तो आप लिखोगे ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। आगे इसके बाद है रियलाइजेशन कंसेप्ट। रियलाइजेशन कंसेप्ट को अक्रूवल कंसेप्ट भी बोलते हैं। मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, पर रियलाइजेशन कंसेप्ट को अक्रूवल कंसेप्ट भी बोलते हैं। ये समझाने में बहुत लेंथी है बट बहुत इंटरेस्टिंग है कि इस टाइप के बिजनेस में हम कब बोल सकते हैं कि हाँ हमारा सेल हो गया। When does any business realize its income? कोई भी बिजनेस कब ऐसा बोल सकता है कि हाँ आज हमारा सेल हो गया, आज हमारा प्रॉफिट रियलाइज हो गया। तो अलग अलग टाइप के बिजनेस में अलग अलग पॉइंट पे सेल कंसीडर होती है। When can we say that sale is done or profit is realized? मतलब कौन सा ऐसा टाइम होता है, कौन सा ऐसा टाइम होता है जब हम बोल सकते हैं कि हमने सेल कर दिया या प्रॉफिट रियलाइज हो गया। अब उसके कुछ एग्जांपल्स हैं। एक मैन्युफैक्चरर है, एक नॉर्मल मैन्युफैक्चरर है जो रॉ मटेरियल से कोई गुड्स बनाता है और उन गुड्स को ये बेचता है। मान लो मेरे पास ये एक डीओ है,
मान लो मेरे पास एक ये डीओ है, अब ये डीओ जहां से बना होगा, सबसे पहले इसका रॉ मटेरियल बना होगा, सबसे पहले इसका रॉ मटेरियल आया होगा, फैक्ट्री में रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग हुई होगी, सबसे पहले रॉ मटेरियल बना होगा, रॉ मटेरियल को मिक्स करके फैक्ट्री में ये प्रोडक्ट बनाया होगा, फिर इस प्रोडक्ट का आप स्क्रीन पे देख सकते हो, इस प्रोडक्ट का हम लोग समझो ये डीओ बनाते हैं, तो हमने फैक्ट्री में ये प्रोड्यूस किया होगा, फिर फैक्ट्री में जब हमने प्रोड्यूस कर दिया तो इस प्रोडक्ट का हमको ऑर्डर मिला होगा, किसी कस्टमर ने हमको ऑर्डर दिया होगा, फिर हम लोगों ने यही प्रोडक्ट कस्टमर को बेच दिया, सेंट मतलब यही प्रोडक्ट हमने कस्टमर को बेच दिया, पहले गुड्स भेजे, सेंट गुड्स, उसके बाद हमने बिल भेजा मतलब पहले हमने गुड्स भेजे, उसके थोड़े दिन बाद हमने गुड्स का बिल भेजा, और उसके थोड़े दिन बाद हमको कैश मिल गया, हमको अपने कस्टमर से इस प्रोडक्ट का कैश मिल गया। तो ये जो ABCDE पॉइंट लिखी हुई है, इन 5 स्टेजेस में थे, इन 5 स्टेजेस में हम कब बोल सकते हैं कि हाँ भाई हमारे बिजनेस में सेल हो गया या प्रॉफिट हो गया, वो हम कब बोल सकते हैं? एक मिनट। तो इन 5 स्टेजेस में थे, हम कब बोल सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो है, हमारा प्रोडक्ट सेल हो गया या हमको प्रॉफिट हो गया? इन 5 में से हम लोग कब बोल सकते हैं? जब हम लोगों ने प्रोड्यूस किया गुड्स, जब हमको ऑर्डर मिला किसी कस्टमर से, जब हमने गुड्स भेज दिए सेंट, या जब हमने बिल भेजा, या जब हमको कैश मिला। अब मोस्टली जो 11th स्टैंडर्ड के बच्चे होते हैं मोस्टली बोलते हैं सर जब हमको कैश मिला। ऐसा नहीं है, इसके पीछे का लीगल लॉ अलग है। इसके पीछे का लॉ क्या है मैं बोल देता हूं, मैंने लिखा नहीं है। ट्रांसफर ऑफ पोजेशन और ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप विच एवर इज अर्लियर। अब ये आप लोगों के लिए नया है, थोड़ा धीरे धीरे दिमाग में जाएगा। ट्रांसफर ऑफ पोजेशन मतलब जब हमने गुड्स बेच दिए, ट्रांसफर ऑफ पोजेशन मतलब हमने गुड्स जब बेच दिए तब हमने पोजेशन कस्टमर को दे दिया। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप मतलब हमने जब बिल बनाया, ओनरशिप तब ट्रांसफर होती है जब हम बिल बना के उसके ऊपर साइन कर देते हैं। तो इन दोनों में से जो पहले हुआ, या हमने गुड्स भेजे या हमने बिल भेजा, इन दोनों में से जो पहले हुआ तब हमारा सेल हो गया। ऐसे हर टाइप के बिजनेस में रियलाइजेशन कंसेप्ट अलग अलग होता है। हर टाइप के बिजनेस में कौन से वक्त पे हम बोल सकते हैं कि सेल हुआ, उसका कंसेप्ट हर टाइप के बिजनेस में अलग अलग है, और मैंने बहुत सारे एग्जांपल लिखे हैं। तो एक नॉर्मल अगर मैन्युफैक्चरर है, एक नॉर्मल प्रोड्यूसर है जो कोई भी प्रोडक्ट बनाता है, उसके एग्जांपल में गुड्स बेचना या बिल बेचना, इन दोनों में से जो पहले होगा उस दिन हम बोलेंगे कि हमारा सेल हो गया। अब दूसरे टाइप का जो बिजनेस है, गोल्ड माइन या कोल माइन के जो ओनर्स होते हैं, जिन लोगों की खुद की सोने की खान, गोल्ड माइन या कोयले की खदान, कोल माइन होती है, उन लोगों को कब प्रॉफिट रियलाइज हुआ, हम कब बोल सकते हैं कि हाँ इन लोगों को प्रॉफिट रियलाइज हो गया, जिनकी गोल्ड माइन है या कोल माइन है? जिस दिन गोल्ड प्रोड्यूस हो गया, मैन्युफैक्चर हो गया, जिस दिन गोल्ड जो है वो जमीन में से, माइन में से गोल्ड बाहर आ गया। अब गोल्ड का क्या बेटा रेट लगभग पूरी दुनिया में सेम होता है, थोड़ा बहुत माइनर 1% फर्क होता है, बट लगभग पूरी दुनिया में गोल्ड का रेट सेम होता है। तो गोल्ड जिस वक्त, गोल्ड या कोयला, गोल्ड या कोल जिस वक्त वो माइन में से निकला उसी वक्त प्रॉफिट हो गया, क्योंकि सेल तो वो होना ही है और प्राइस तो उसका पूरी दुनिया में सेम ही है। तो जब वो प्रोड्यूस हो गया तो प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो हर टाइप के बिजनेस में रियलाइजेशन अलग अलग होता है। गैरेज, जो लोग गैरेज का काम करते हैं, गाड़ियां रिपेयर करने का काम करते हैं, उन लोगों को प्रॉफिट कब हुआ? जब उन लोगों का काम कंप्लीट हो गया, when their work is completed। तो जिस वक्त गैरेज वाले का काम कंप्लीट हो गया उस वक्त वो अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकता है कि हाँ मेरा प्रॉफिट हो गया। ठीक है, हर टाइप के बिजनेस में अलग अलग है। अब जो लोग रेंट पे अपनी प्रॉपर्टी देते हैं या लोन देते हैं, जो लोग रेंट पे अपनी प्रॉपर्टी देते हैं या जो लोग लोन देते हैं, वो लोग कब लिख सकते हैं कि प्रॉफिट रियलाइज हो गया? जब उनका टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया। मान लो आपने एक अपना शॉप रेंट पे दिया जिसके ओनर आप हो, तो उसमें मान लो आप लोगों ने 1 जनवरी पे शॉप जो है वो रेंट पे दिया। अब 1 महीना खत्म हो गया, 31 जनवरी आ गया, अभी तक आपको रेंट नहीं मिला है, तो आप अकाउंट्स में लिख सकते हो कि आपका प्रॉफिट हो गया, चाहे उसका कैश अभी तक नहीं मिला है। कैश अभी तक नहीं मिला है, कैश मिलना नहीं मिलना अलग बात होती है। यही अकाउंटेंसी की नई नई बातें हैं जो आप लोग एज अ टीनेजर 11th में
आपके लिए थोड़ा ग्रास्प करना मुश्किल है। आपके दिमाग में आज तक सिर्फ यही था, कैश कैश कैश। अकाउंटेंसी कैश के बेसिस पे नहीं होती है, बहुत सारी बातें होती है। तो रेंट पे अगर आपने अपना ऑफिस दिया है, तो जब 1 महीने का टाइम खत्म हो गया तो आप बोल सकते हो कि हाँ, इनकम हमारी हो गई, चाहे उसके पैसे नहीं मिले हो। या अगर आपने लोन पे किसी को पैसे दिए हैं, तो उसमें भी इसी तरीके से 1 महीना कंप्लीट हो गया तो आप बोल सकते हो कि हाँ, आपके इंटरेस्ट की इनकम हो गई, चाहे उसका कैश नहीं मिला हो। तो व्हेन द टाइम पीरियड इज कंप्लीटेड, यू कैन रिकॉर्ड कि आपकी इनकम हो गई। मतलब यू कैन रिकॉर्ड दैट इनकम इज रियलाइज्ड। कंसेप्ट कौन सा हुआ? रियलाइजेशन कंसेप्ट। अब जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट या ट्यूशन क्लासेस, ये प्रोफेशनल लोग माने जाते हैं जो अपनी एक्सपर्ट नॉलेज के बेस पे पैसा कमाते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, डॉक्टर, ट्यूशन क्लासेस, इनके पास कोई एक्सपर्टाइज नॉलेज होता है जिस नॉलेज का ये लोग पैसा लेते हैं। जैसे हमारे क्लासेस चलते हैं, इंस्टीट्यूट चलता है, तो हमारे पास एक अलग टाइप का नॉलेज है जो हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, उसका पैसा हम लोग लेते हैं। अब ये जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, इनको प्रॉफिट कब रियलाइज होता है? जब पैसा मिला। इनके एग्जाम्पल में ऐसा होता है, जब पैसा मिला तो ही प्रॉफिट हुआ। तो हर किसी के एग्जाम्पल्स अलग हैं, लॉज अलग हैं, कानून अलग अलग है। आगे इसके बाद दूसरा जो कंसेप्ट है, 8th नंबर, वो है मैचिंग कंसेप्ट। ये बहुत इजी है। मैचिंग कंसेप्ट मतलब क्या? आप लोगों ने या तो थोड़े लेक्चर पहले एक टॉपिक सुना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या थोड़े लेक्चर बाद आप ये सुनते रहोगे रोज। एक बैलेंस शीट आप रोज सुनोगे, जिंदगी भर अकाउंट्स में बैलेंस शीट, और एक आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सुनोगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐसा टी शेप होता है, इसमें डेबिट साइड पे सारे एक्सपेंसेस होते हैं, क्रेडिट साइड पे सारी इनकम्स होती हैं। तो डेबिट साइड सारे एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड सारी इनकम्स, ऐसा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग इनकम्स के सामने एक्सपेंसेस को मैच करते हैं टू नो द करेक्ट प्रॉफिट। ठीक है, बहुत इजी है कि हम इनकम्स के सामने एक्सपेंसेस को सामने सामने लिखते हैं और इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस करते हैं। फिर अगर इनकम ज्यादा हुई हमारे बिजनेस की तो प्रॉफिट हुआ, एक्सपेंसेस ज्यादा हुए तो लॉस हुआ। तो मैचिंग कंसेप्ट बहुत सिंपल है कि एक्सपेंसेस और इनकम्स को हम मैच करते हैं, और ये ट्रिक भी है इसकी कि मैच वर्ड विल बी गिवन। तो ऑल द expenses of current period are matched against the incomes of current period to know the correct profit। मतलब हम इनकम्स के सामने एक्सपेंसेस को लिखते हैं, इन शॉर्ट P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। वही एक मैचिंग कंसेप्ट है कि इनकम्स के सामने एक्सपेंसेस को लिखो। ये बहुत सिंपल होता है। इसके बाद है कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, वेरी इंटरेस्टिंग। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट क्या होता है कि कंजर्वेटिव रहना, अपने बिजनेस की तरफ कंजर्वेटिव रहना। देखो बेटा, जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उनका फंडामेंटल क्या होता है कि हमारे बिजनेस में, अच्छा कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट का मैंने यहाँ पे दूसरा नाम लिखा नहीं है, पर आप सब लोग लिख देना प्रूडेंस कंसेप्ट, PRUDENCE, PRUDENCE, प्रूडेंस कंसेप्ट। कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस कंसेप्ट एक ही बात है, आप लोग लिख देना प्रूडेंस कंसेप्ट। तो प्रूडेंस कंसेप्ट क्या होता है कि प्रूडेंस कंसेप्ट में जो भी बड़े से बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उनका फंडामेंटल ये होता है कि बिजनेस में इनकम्स होनी ज्यादा चाहिए। दिमाग लगाओ, बिजनेस में इनकम्स होनी ज्यादा चाहिए, दिखनी कम चाहिए। अब ये सब टैक्सेशन और लॉ का सब मिक्सचर है, अकाउंटिंग, टैक्सेशन और लॉ, तीनों सब्जेक्ट आ गए इस एक लाइन में कि बिजनेस में इनकम्स, प्रॉफिट्स होने ज्यादा चाहिए पर दिखने कम चाहिए। ठीक है, और धीरे धीरे पता चलेगा कि ये प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है। और बिजनेस में एक्सपेंसेस, खर्च होने कम चाहिए पर दिखने ज्यादा चाहिए। मतलब ये वो मेंटेलिटी है कि आपके पास इतना पैसा है कि आप 2 करोड़ रुपए की कार खरीद सकते हो, लेकिन आप बाहर दुनिया में ऐसा दिखाते हो कि आपके पास सिर्फ 5 लाख रुपए की कार है। मतलब इंटरनली यू शुड बी फाइनेंशियली वेरी स्ट्रांग, बट बाहर दिखाना नहीं है उसको। ये वो मेंटेलिटी है कि बहुत पैसा है आपके पास, बिजनेस में भी बहुत पैसा है, पर बाहर दिखाना नहीं है कि हमारे पास इतना पैसा है। तो इसको बोलते हैं कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। ये बहुत काम आएगा आगे चल के लाइफ में, किस तरीके से ये कंसेप्ट काम करता है रियल लाइफ में, ये बहुत काम आता है। टू शो लेस इनकम्स एंड मोर एक्सपेंसेस। देखो यहाँ पे कौन सा शब्द यूज किया मैंने, शो, दिखाओ। दिखाओ कि हमारी इनकम्स कम है, खर्चे ज्यादा हैं, और
टू शो लेस एसेट्स एंड मोर लायबिलिटीज, दिखाओ ऐसे कि हमारे पास एसेट्स कम है, लायबिलिटीज ज्यादा है, सिर्फ ऐसा दिखाना है, ऐसा होना नहीं चाहिए, रियलिटी कुछ और होनी चाहिए, ठीक है। तो वो अकाउंटेंसी में कैसे करते हैं, उसके 2-3 एग्जांपल्स हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, ऑल फ्यूचर प्रोबेबल लॉसेस आर रिकॉर्डेड बट ऑल फ्यूचर प्रोबेबल इनकम्स आर नॉट रिकॉर्डेड। अब ये देखो, ये शब्दों पे ध्यान दो। फ्यूचर, फ्यूचर मतलब जो आने वाला है। प्रोबेबल, प्रोबेबल मतलब जो शायद होगा, शायद नहीं होगा, नॉट सर्टन। फ्यूचर प्रोबेबल लॉस, फ्यूचर में जो शायद लॉस होने वाला है उसको ऐसा लिखो कि लॉस हो गया। फ्यूचर में जो शायद लॉस होने वाला है उसको ऐसा लिखो कि लॉस हो गया, लेकिन फ्यूचर में अगर कोई इनकम होने वाली है तो ऐसा लिखो कि वो इनकम नहीं हुई है। बट फ्यूचर प्रोबेबल इनकम्स आर नॉट रिकॉर्डेड, मतलब फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है तो लिखो कि लॉस पहले से ही हो गया, ऐसे लिखो। और फ्यूचर में कोई इनकम होने वाली है तो ऐसा लिखो कि वो इनकम नहीं, ठीक है। अकाउंट्स में हम लोग ये चीज हम अकाउंट्स में कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, उसके एग्जांपल्स हैं। बेटर रिजर्व इज क्रिएटेड ऑन डेटर्स। अब ये नहीं पूछना सर बेटर रिजर्व क्या होता है, बेटा आप बहुत छोटे हो और आपका चैप्टर्स जस्ट अकाउंटिंग जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो अभी मैं ये समझाना भी मेरे लिए गलती होगी कि मैं आपको अभी ये समझाने बैठूं बेटर रिजर्व क्या होता है, नहीं अभी नहीं। डेटर्स जो होते हैं, मैं थोड़ा बहुत 2 लाइन समझा देता हूं अगर आप में मैच्योरिटी है तो। डेटर्स जो होते हैं, हमारे कस्टमर्स जो होते हैं, उनको हमने गुड्स बेचे क्रेडिट पे, उधार पे, और हम एक रिजर्व बना के रखते हैं, हम कुछ पैसे जमा करके रखते हैं। किस लिए, कि जो डेटर्स हैं उसमें से कुछ ऐसे डेटर्स होंगे जो हमारे पैसे खा जाएंगे, जो इंस्टॉलमेंट हो जाएंगे, तो उनके लिए हम पैसा बचा के रखते हैं कि भाई अगर मैंने मान लो फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए के गुड्स बेचे हैं तो उसमें से मैं 5 रुपए बेटर रिजर्व बना के रखूंगा। मतलब अगर मैंने 100 रुपए के गुड्स बेचे तो मैं 5 रुपए साइड में करके रखूंगा कि यार डेटर्स लोग मेरा पैसा नहीं खा जाए, तो मैं 5 रुपए साइड में करके मेरे बिजनेस में साइड में करके रखूंगा। उसको बेटर रिजर्व बोलते हैं कि फ्यूचर में अगर कोई डेटर मेरा पैसा खा जाए तो मैंने 5 रुपए साइड में अलग से करके रखे हैं कि बेटर रिजर्व मैंने बना के रखा है कि अगर फ्यूचर में मेरे को नुकसान हुआ तो ये रिजर्व का पैसा मेरे को काम आएगा। मैं इससे ज्यादा डिटेल में अभी नहीं जा सकता हूं क्योंकि जस्ट शुरुआत है आप लोगों की। जनरली, नेक्स्ट एग्जांपल, जनरली डिस्काउंट रिजर्व इज क्रिएटेड ऑन डेटर्स एंड नॉट ऑन क्रेडिटर्स। मतलब हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि डेटर्स लोग जब हमको पैसा देंगे तो डिस्काउंट काट के देंगे, हमको कम पैसा मिलेगा, और जब हम क्रेडिटर्स को पैसा देंगे तो हम पूरा पैसा देंगे, हम डिस्काउंट माइनस नहीं करेंगे। तो सब जगह पे हमको नेगेटिव बातें अकाउंट्स में लिखनी होती है, नेगेटिव करना नहीं होता है, नेगेटिव लिखना होता है कि डेटर्स लोग जब पैसा देंगे तो डिस्काउंट काट के देंगे, लेकिन हमको जब क्रेडिटर्स को पैसा देना पड़ेगा तो पूरा पैसा देना पड़ेगा। तो उसी को इंग्लिश में बोलते हैं जनरली डिस्काउंट रिजर्व इज क्रिएटेड ऑन डेटर्स एंड नॉट ऑन क्रेडिटर्स। इसके बाद एक टॉपिक आता है क्लोथिंग स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस। हमारे बिजनेस का जो क्लोथिंग स्टॉक होता है उसको हमेशा हम लोअर वैल्यू पे लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस। मान लो हमने स्टॉक खरीदा 1 करोड़ रुपए का, मान लो हमने 1 करोड़ रुपए का स्टॉक खरीदा, लेकिन उसकी मार्केट में, मान लो उसकी मार्केट में वैल्यू है 1.2 करोड़। हमने खरीदा 1 करोड़ में और मार्केट में उसकी वैल्यू है 1.2 करोड़। अभी हमको स्टॉक बेचना बाकी है, अभी तक हमने बेचा नहीं है, मार्केट में उसकी वैल्यू है 1.2 करोड़। तो हमने खरीदा 1 करोड़ में, हमको मालूम है कि 1.2 करोड़ में हमारा ये स्टॉक सेल हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम अकाउंट्स में स्टॉक की वैल्यू 1 करोड़ ही लिखेंगे, क्योंकि अगर आप 1.2 करोड़ लिख दोगे तो आपका प्रॉफिट ज्यादा दिखाएगा, और प्रॉफिट जितना ज्यादा दिखाएगा उतना ज्यादा इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो बेटर है स्टॉक को कम दिखाओ। मैंने बताया ना यहाँ पे सेकंड लाइन में, टू शो लेस एसेट्स, तो स्टॉक की वैल्यू कम दिखाओ। मतलब स्टॉक की वैल्यू कम होनी नहीं चाहिए, पर आपको अकाउंट्स में दिखाना है ऐसा कि वैल्यू कम है। तो इसको प्रूडेंस कंसेप्ट बोलते हैं, यहाँ पे ऊपर हेडिंग में लिख देना प्रूडेंस कंसेप्ट। आगे बस, और 2-3 कंसेप्ट अगर मेरे मिस हो गए होंगे, जो कि मुझे लगता है कि 3-4 कंसेप्ट अभी और भी मेरे मिस हो गए, मेरे को, मैं उसके नोट्स बनाऊंगा और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं वो समझा दूंगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मेरे को आप व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप वाला नंबर है 9924699903।
यही मेरा कॉलिंग नंबर है, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9924699903। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा।